सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हमने अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसको लेके चल रहे थे हम लोग, और हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स था। तो बेटा आज आपका जो लेक्चर नंबर है वो होगा 23, और जो आपका टॉपिक है वो है रोल ऑफ जिप्सम। ठीक है जी। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री भी कर लेते हैं साथ ही। ठीक है जी। कि जिप्सम जो है वो क्या रोल प्ले करती है इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। इससे पहले एज यूजुअल हम जो है वो बात करेंगे अपने चैप्टर की और अपने प्रीवियस टॉपिक की। तो उसमें बच्चों हमने ये पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप 1A और 2A को कहा जाता है। और जो आज हमारा इस चैप्टर का जो है वो 4th लेक्चर है, और इस चारों लेक्चर के अंदर मैंने जितनी दफ़ा भी आगे से जो है वो टॉपिक शुरू किया है, मैंने आपको हमेशा पीछे से इसको गो थ्रू करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये ग्रुप 1A और 2A फैमिलीज हैं जिनके एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉल करती है, लाई करती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एंड होती है किसके अंदर, एस सबशेल के अंदर, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी अकरेंस, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, एज यू स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म के अंदर ही पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते। इनकी जो है वाटर के साथ रिएक्शन बॉयलेंट होते हैं, और इस तरह की हमने सारी प्रॉपर्टीज 1 by 1 एंड फॉर ईच एलिमेंट हमने जो है वो स्टडी की थी। उसके बाद अकरेंस में भी हमने देख लिया कि ये किन किन जगहों पे और किस किस कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो भी हमने देख लिया। आफ्टर दैट हमने जो है वो इनके पिकुलर बिहेवियर्स, इनके अंदर से एक एक एलिमेंट के, जिसमें से लिथियम था और बेरिलियम था, उनको स्टडी किया और ये देखा कि किस तरह से ये लिथियम ग्रुप 1A एलिमेंट में से और बेरिलियम ग्रुप 2A एलिमेंट में से अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे ग्रुप से मुख्तलिफ है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर बात करें तो हमने सोडियम सेल की प्रोडक्शन पढ़ी, जो कि सोडियम की प्रोडक्शन पढ़ी, जो कि हमने डाउन सेल से पढ़ी। और फिर उसके बाद हमने जो है वो प्रिपेयर किया, हमने इसको सोडियम को हमने किया नेल्सन सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और जो हाल ही हमारे पास था सोडियम, उसको हमने डाउन सेल से ही किया। ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो है बच्चों इनकी डायग्राम्स देखी और देखा कि एनोड किस चीज़ का बना होता है, कैथोड किस चीज़ का बना होता है, कहाँ से हमारे पास जो है Cl2 गैस डोम में से निकलती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ से इवॉल्व होगी। तो हमने इनकी ये सारी जो मैकेनिज्म प्रोसीजर था इसको स्टडी किया। जिस तरह से हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर नेल्सन सेल को ड्रॉ किया और उसमें हमने कैथोड और एनोड को देखा। हमने उसके अंदर ये पढ़ा कि परफोरेशंस को क्लियर रखने के लिए हम नीचे से वार्म एयर छोड़ते हैं, ताकि ऊपर से आने वाला सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टन फॉर्म में है, उसमें किसी किस्म की जो है वो रुकावट ना आए और वो कैच बेसन में जो है वो गिरता रहे। जब वो गिरता है तो बच्चों आपके पास हाइड्रोजन जो है वो आपस में बॉन्ड बना के, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल बना के वो H2 गैस की फॉर्म में रिलीज होता रहा। और इसी तरह से जो आपके पास Cl2 गैस है वो भी आपके जो है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में से रिलीज होती रही, और कैच बेसन में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो गैदर होता रहा।
इसी तरह से आपको इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स भी बताई गई कि एक आपके पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं, या आप ये कह लें कि जो क्लोरीन जो प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्ट कर सकती है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात की थी जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो कहता है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी बनने वाली क्लोरीन गैस आपके हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो फिर आपके पास क्या फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, हाइपोक्लोराइट आयन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं OCl नेगेटिव। ठीक है। और दूसरा उसने ये बताया कि प्रॉब्लम ये आ सकती है कि माइट पॉसिबल हाइड्रोक्साइड आयंस बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट हो सकते हैं एनोड की तरफ, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जहां पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स या इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी नीचे जो है वो दिया गया। पहली का उसने सॉल्यूशन ऐसे दिया कि पहली वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें एस्बेस्टॉस डायग्राम या डायाफ्रेम लगा के, और दूसरी वाली को आप इस तरह से सॉल्व करें कि आप ब्राइन का जो ब्राइन सॉल्यूशन का जो लेवल है वो हाई रखें अपने ब्राइन कंपार्टमेंट के अंदर, ताकि ऊपर से पुश जो है वो मिलता रहे और आपके ब्राइन का क्या हो कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो कैश बेसन में बहता रहे। तो बच्चों ये हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे, इसको साथ साथ तैयार करें ताकि आपको जो है वो चीजें समझ भी आती हैं, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ ऑब्वियसली लिंक होता है। तो अगर आपको एक जिस तरह आप डाउन सेल देखें और ये वाला जो है आपके पास नेल्सन सेल जो आपने कल पढ़ा, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो तकरीबन 70% एक दूसरे के साथ जो है वो सिमिलैरिटी रखते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ना है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करिए तो एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, हम सबसे पहले वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिप्सम होता क्या है। बेटा अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला देखें तो ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। तो आपके पास हाइड्रेटेड तो हो गया ना वाटर, तो कैल्शियम हो गया Ca, सल्फेट हो गया SO4, और हाइड्रेटेड था तो क्या आ गया H2O। इसको आप चाहें तो आप इसको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं, या इसका एक कॉमन नेम है जो कि है जिप्सम, तो वो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा कि ये अकर होता है लार्ज डिपॉजिट्स में, पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, और जिप्सम को हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, या जिप्सम को सॉइल को अप्लाई किया जाता है किस सोर्स के लिए बेटा, फॉर द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये आपके पास बच्चों कैल्शियम है, ठीक है, और ये आपके पास S वाला क्या है, ये सल्फर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिप्सम के अंदर या फिर हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। जब आप जिप्सम अपनी सॉइल को प्रोवाइड करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली उसको जो है वो कैल्शियम और सल्फर जो है उसको मिलता जाएगा। तो कैल्शियम सप्लाई किया जाता है जिप्सम की मदद से इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों के तौर पे। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो एरिया होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, मतलब कि जहां पे आप जो है वो फसलें उगा रहे हैं वहां को जो है वो एक्सटेंसिव लीचिंग से बचाता है। लीचिंग से मुराद बच्चों इधर ये होगा कि जो आपके पास जमीन, आपकी जो मिट्टी जो खराब होने लग जाती है उस लीचिंग को खत्म करता है, जो उसमें गारा बनने लग जाता है उसको खत्म करता है। तो अगर आप बात करें सल्फर की, तो सल्फर के बारे में बताता है कि इसको एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट माना जाता है, मतलब कि एक बहुत जरूरी चीज जो कि प्लांट्स में होनी चाहिए। तो सदियों से सल्फर कंपाउंड जो है वो सॉइल्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है उन फसलों को कि जिनको सल्फर दिया जाता है या जिप्सम दिया जाता है, और उन फसलों को जिनको सल्फर या जिप्सम नहीं दिया जाता। तो बच्चों वो सब फसलें हैं जिनमें आपके पास जिप्सम मौजूद है, उनका जो है आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन और उनकी जो हेल्थ होती है प्लांट्स की, उनकी फ्रूट फॉर्मेशन बहुत बेहतर होती है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स या बेनिफिशियल रिजल्ट्स की वजह से जो आपके पास सल्फर है जिप्सम की फॉर्म में या वैसे किसी और फर्टिलाइजर की फॉर्म में जो है वो सॉइल को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जब प्लांट्स में ये प्रोटीनिक फॉर्मेशन करता है, सल्फर का जो है वो बहुत ज्यादा एक असरअंदाज होता है किसके ऊपर, क्लोरोफिल डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेटा आपको पता है कि क्लोरोफिल प्लांट्स में मौजूद होता है, और अगर आपके पास क्लोरोफिल की जो जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिसकी पीएच रेंज है, जिस तरह हम एसिडिटी रेंज पढ़ते हैं, जिस तरह हम बेसिसिटी रेंज पढ़ते हैं, इस तरह हर चीज के अंदर किसी भी चीज की जो है ऑप्टिमम जो है उसकी वैल्यू होती है। तो जिसके अंदर क्लोरोफिल डेवलपमेंट ठीक तरह से होगी, इसका मतलब वो प्लांट बड़े बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, उसकी फ्रूट
फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी और हर लिहाज से वो आपको बेहतर लगेगा। तो इसलिए कहता है कि ऐसे प्लांट्स, साथ ही बता देता है कि क्लोरोफिल अगर प्रॉपर डेवलप ना हो, मतलब कि आप ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सल्फर की कमी है और आप उसको जिप्सम या उसको सल्फर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होगी और उनके अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और सल्फर की डेफिशिएंसी को किस तरह देखा जा सकता है कि प्लांट का जो कलर होगा वो प्योर ग्रीन नहीं होगा, वो क्या होगा, पेल येलो कलर होगा। जिस तरह कोई बीमार बंदा होता है तो उसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो पौधे जो हैं उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होती है, सल्फर की डेफिशिएंसी होती है, तो वो भी लगेगा कि बीमार पड़े हुए हैं। और उनको देखा कैसे जा सकता है कि उनके जो कलर होगा उनके लीव्स का वो बेटा होता है पेल येलो कलर होता है। आफ्टर दैट रूट सिस्टम जो है बहुत सारे प्लांट्स का वो ऑब्जर्व किया गया और ये देखा गया कि सल्फर की एडिशन की वजह से वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब कि वो ग्रो ठीक से कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किया गया गुड क्रॉप्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं जब आप जो है वो सल्फर को या फिर जिप्सम को ऐड करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास बेसिकली जो था वो रोल ऑफ जिप्सम था इन द एग्रीकल्चर। और इसके अंदर दो ही चीजें इसने बताई कि अगर आप जिप्सम को ऐड करते हैं अपनी सॉइल में तो ये दो चीजें देगा, एक बेटा कैल्शियम देगा और एक सल्फर देगा। कैल्शियम उसने बता दिया कि ये जो है यूज किया जाता है एक्सटेंसिव लीचिंग को खत्म करने के लिए। और सल्फर की अगर आप बात करें तो ये बेटा किस लिए यूज किया जाता है, ये बेनिफिशियल होता है क्रॉप्स के लिए। और दूसरा जो मेन इसने फैक्टर्स बताए जिसकी मदद से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि सल्फर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो पहली ये थी कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, दूसरी ये थी कि ये क्लोरोफिल डेवलपमेंट करता है, तीसरा ये था कि ये आपके जो प्लांट है उसको एनलार्ज करता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ये तीन जो हैं आप इसको यूं याद कर लेंगे, आपको ये पॉइंट्स जो हैं क्योंकि मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो कैल्शियम में आप कर लेंगे, कैल्शियम में क्या होता है, एक्सटेंसिव लीचिंग से बचाता है ये, ठीक है। और सल्फर की बात करें तो आपने क्या याद रखना है बेटा, आपने सबसे पहले याद रखना है प्रोटीनिक फॉर्म इसकी, ठीक है। दूसरी आपने क्या चीज याद रखनी है, क्लोरोफिल आपके पास डेवलपमेंट। और तीसरी आपने क्या याद रखनी है, आपके इसके अंदर ये याद रखना है कि ये आपके प्लांट को एनलार्ज करता है। तो जब ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आप देखिए पॉइंट याद करते हैं एक्सटेंसिव लीचिंग से मुराद क्या है कि आपने बताना कि ये जो है वो सॉइल्स के अंदर जो है इसको से जो है वो सॉइल को जो है इससे बचाता है। उसके बाद सल्फर की बात करेंगे तो प्रोटीन, तो ऑब्वियसली प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। फिर क्लोरोफिल डेवलपमेंट, क्लोरोफिल को डेवलप करता है। तीसरा प्लांट को इनलार्ज करता है। तो आपको फिर इस तरह जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं तो आपको रिवीजन करते हुए ना तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है पूरे को और ना ही आपको जो है वो याद रखने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट बेटा आप पढ़ेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसी चीज है जो आपकी नजरों से गुजर चुकी है, कुछ बच्चों को हो सकता है इसका एक्सपीरियंस जो है वो पर्सनल तौर पे भी हो, इसमें हम वो चीजें पढ़ने लगे हैं। तो कहते हैं जिप्सम को जब हीट किया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर तो इट लूजेस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि 3 हिस्से इसमें से पानी निकल जाता है। दोबारा बात सुने, जिप्सम को जब कंट्रोल्ड कंडीशंस में हीट किया जाता है तो आपके पास 3/4 जो है वो ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से रिलीज हो जाता है। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो आपके पास आती है जिप्सम को हीट करने के बाद वो बेटा आपका क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक हो गया। जिप्सम को जब हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में हीट करते हैं तो 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से रिलीज हो जाता है और रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो हमने इसके अंदर जो पहली चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी बच्चों, वो हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगली हम पढ़ेंगे डेड बर्ड। तो उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि जिप्सम को जब हीट करना है, क्योंकि आप इसकी फर्स्ट लाइन में देखें तो उसने लिखा है कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो नीचे उसके बाद कहता है कि अगर आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसको हीट नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये सारे वाटर को अब्सॉर्ब कर देगा आहिस्ता आहिस्ता और क्या होगा आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, फिर क्या रह जाएगा आपके पास, वो रह जाएगा बेटा डेड बर्ड। मतलब कि आपने उसको इतना ज्यादा हीट किया है कि आपने उसको जला दिया है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जो बाउंड्री थी उसको भी क्रॉस कर गए हैं। तो रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज में पेज नंबर 31 के
ऊपर फर्स्ट 3 लाइंस में आपके पास दो डेफिनेशन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और डेड बर्न। मैंने 2 दफा पहले भी रिपीट की है, लास्ट में इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर दूंगा। उसके बाद कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो बना है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो है इसको बेटा मिक्स करें किसके साथ, वाटर के साथ, विद हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। जितना उसका वेट है उसका आधा पानी डाल लें। लेट्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास 1 kg है तो आप हाफ kg वाटर डाल लें, ठीक है, या हाफ लीटर आप वाटर डाल लें। तो ये प्लास्टिक टाइप विस्कस मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप जब सेट करेंगे, जहां पे भी लगाएंगे, आफ्टर 15 to 20 या 10 to 15 मिनट्स आपकी बुक की लैंग्वेज है, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर, और आपके पास एक शार्प इंप्रेशन जो है वो अचीव हो जाता है। तो तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि हमारे पास इसका विस्कस मटेरियल कैसे बनेगा। तो जितना आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका हाफ जो है वो आप वाटर ले लें, उसको मिक्स करके पेस्ट बना लें, जहां पे अप्लाई करना है अप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो इंप्रेशन जो है वो अचीव हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद वो एक हार्ड मैस मटेरियल बन जाएगा। लेकिन हार्ड मैस मटेरियल ये सीमेंट जैसा नहीं होता है, ये इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज कहां पे करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टर वॉल्स, ठीक है, फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टेचुअरी एंड फॉर मेकिंग कॉइन्स, मतलब कि ये जो स्टैचू वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर वॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन के ये जो बच्चों आपकी सीलिंग होती है छत की, इसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है वो सीलिंग आती है, वो चूने के साथ थोड़ा सा मिक्स करके जो है आपको जो भी आपका डिजायर्ड डिजाइन हो वो बना देते हैं। इसमें कहता है कि इसको यूज करते हैं हम सर्जरी के लिए भी। अल्लाह ना करे किसी को चोट आ जाती है, कोई जो है उसको क्या कहते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या किया जाता है, फिर उसको वो प्लास्टर लगता है। वो जो प्लास्टर आप बोलते हैं वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस जो है वो यूज की जाती हैं फ्रैक्चर प्लेस को होल्ड करने के लिए, ताकि आपकी हड्डियां दोबारा से जुड़ सके। अगर आप उसको भी देखिए ना, तो आप भला क्या करते हैं, वो एक बाउल लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें पोर करते हैं, मिसाल के तौर पे 2 kg है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो 1 लीटर उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो बैंडेज करनी होती है वो बैंडेज उसके अंदर जो है वो उसके अंदर फेंक देते हैं। वो बैंडेज जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर जो है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं आपकी बाजू या अल्लाह ना करे जो भी हिस्सा आपकी बॉडी का, उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर उसको सूखने देते हैं, और थोड़ी देर बाद वो जब सूख जाता है उसमें से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो हार्ड मैस मटेरियल बन जाता है। तो इस पर आप कह सकते हैं कि इसको हम सर्जरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि स्पेशल प्लास्टर्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिनके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, क्योंकि आपको कोई डिजायर्ड चीज चाहिए होती है, फिर जिस तरह की चाहिए हो उस तरह के मटेरियल डाले जाते हैं ताकि आपकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। बेटा आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास है सीमेंट प्लास्टर, ठीक है, और एक आपके पास है हार्ड फिनिश प्लास्टर्स। तो टाइप्स आ गई। तो पहली टाइप क्या है, सीमेंट प्लास्टर, और दूसरी टाइप क्या है, हार्ड फिनिश प्लास्टर। तो बच्चों इनमें हम फर्क देखेंगे छोटा सा, और ये ऐसी चीजें जो आपको डेली लाइफ में आप इनके साथ आपका पाला पड़ता रहता है और आपको ये समझ आ जाती है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके अंदर हम जो है वो ग्लू वगैरह ऐड कर देते हैं या कोई स्पेसिफिक ऑयल्स ऐड कर देते हैं which have been added as retardants to prolong the time of setting। तो क्यों ऐड किया जाता है, ताकि बच्चों इसका जो सेटिंग टाइम है, जिस तरह से आपने ऊपर पढ़ा कि 10 to 15 मिनट्स होता है, इसके सेटिंग टाइम को इनहैंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 15 में सीमेंट वाला टॉपिक याद हो, तो मैंने आपको उसके अंदर पढ़ाया था कि सीमेंट जब सारे प्रोसेसेस में से गुजर जाता है तो उसके अंदर 2% जिप्सम ऐड कर दी जाती है, जो कि आज भी आप दोबारा पढ़ेंगे हार्ड फिनिश प्लास्टर के अंदर, वो क्वेश्चन रिपीट है। तो उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि सीमेंट जो है उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए। अगर वो आप मान लें कि वो 1 घंटे में जो है वो हार्ड मैस मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो घंटे में ना हो बल्कि वो इससे डबल ट्रिपल या ट्रिपल टाइम ले। तो उसने कहा कि ये तो हो गया आपके पास सीमेंट प्लास्टर। उसके बाद आ जाते हैं हार्ड फिनिश प्लास्टर्स। तो कहता है कि हार्ड फिनिश प्लास्टर जो है वो कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस सल्फेट, बोरेक्स या एलन के साथ यूज करके बनाए जाते हैं। ये प्लास्टर जो है ये बहुत स्लोली सेट होते हैं, लेकिन इनको सेट होने में टाइम तो ज्यादा लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सेट हो जाते हैं, सेट होने से मुराद यहाँ पे ये है कि हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं आप ये कह लें, तो फिर जो है ना बड़ा हार्ड फिनिश आती है। ये फिनिश से मुराद 2 है बच्चों,
एक फिनिश से मुराद ये है कि उसका जो टेक्सचर होता है, जिस तरह ये आपके बोर्ड का बड़ा स्लिपरी और मुलायम सा है, इतना तो नहीं होगा, लेकिन आम दीवार या आम चीजों के मुकाबले में उसकी जो फिनिशिंग होगी वो बड़ी अच्छी होगी। और दूसरा हार्ड फिनिश से मुराद ये है उसकी मजबूती। अब कहते हैं कि जब इसमें मिक्स कर दी जाती है वुड पल्प, ठीक है, और इसको अलो किया जाता है कुछ देर के लिए, वुड पल्प मिक्स कर दी जाए, जिस तरह आप अपनी प्लाई देखते हैं घर में, जो आपकी कबर्ड्स और कुछ घरों में दरवाजे भी हैं, आपके किचन में कबर्ड्स हैं, तो वो प्लाई वुड की होती हैं। कहते हैं जब इसमें जो है वुड पल्प मिक्स कर दी जाती है तो फिर इससे क्या बनाए जाते हैं, बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस मटेरियल को हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन इन आवर बिल्डिंग एज वेल एज बोर्ड्स एज वेल एज पार्टीशंस। तो जिप्सम ये जो है आपकी पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो बच्चों आपने बहुत जगह पे देखा होगा पार्टीशंस के लिए जो है वो प्लाईवुड्स यूज की जाती हैं, या फिर आपके रूम्स की कबर्ड्स बनती हैं, या आपके किचन की कबर्ड्स बनती हैं, वॉशरूम में कबर्ड्स बनती हैं, और बहुत सी जगह पे सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं बोर्ड्स, चिप बोर्ड्स बनते हैं इससे। तो वो भी क्या है, जिप्सम की ही आपके पास जो है वो रोल है इसके अंदर। अब कहते हैं कि नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोर्टलैंड सीमेंट की। तो पोर्टलैंड सीमेंट वही है जो आपने बेसिकली उसके अंदर चैप्टर नंबर 15 के अंदर सीमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा, और मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि पोर्टलैंड इसको नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि वहां पे जो मौजूद जब सीमेंट बना ना, तो उसका कलर और उसकी जो बनने के बाद उसका जो टेक्सचर है या उसका कलर है, उसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ थी, पोर्टलैंड के अंदर मौजूद जो है रॉक्स थी उनके साथ, तो उसको नाम ही दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट का। तथा पोर्टलैंड सीमेंट को जब हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन, जिसको आपने पढ़ा था कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल को जब स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है तो सीमेंट बनता है। तो कहता फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आते हैं क्लिंकर्स। तो क्लिंकर मैंने बताया था कि आपके पास मटर के दाने जितनी शेप होती है इसकी, इसको फिर फाइनली ग्राइंड किया जाता है। इसको जब ग्राइंड कर लेते हैं तो एक पाउडर बन जाता है। तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2% जिप्सम ऐड कर देते हैं, जो कि इसको बहुत जल्दी सख्त होने से रोकता है, बहुत जल्दी हार्ड होने से रोकता है। तो एडिशन ऑफ जिप्सम इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जिप्सम की जो है वो एडिशन करते हैं सीमेंट के अंदर, तो बेटा क्या हो जाता है कि आपके पास इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ये ज्यादा टाइम लेता है हार्ड मैस मटेरियल में कन्वर्ट होने में। तो आज जो चीज आपने पढ़ी है वो रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो आपने ये पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है कि जब हम इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में, आपने ये जरूर याद रखना है कि ये आपके पास किसमें होगा, ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो इसमें से 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाएगा, और जो चीज आपके पास रह जाएगी वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। लेकिन अगर आप कंट्रोल की बजाय अनकंट्रोल्ड कंडीशंस की तरफ चले जाएं तो फिर क्या होता है कि बेटा ये आपके पास ये होता है कि ये आपके पास जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, और जो मशीन इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मौजूद होता है उसको भी जो है ये लूज कर देता है। और बच्चों क्या होगा कि आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या कहलाती है, वो डेड बर्न कहलाती है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए तो आपके पास नेक्स्ट चीज आ जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि जितना इसका वेट होता है उसके आधा जो है आप इसके अंदर वाटर को ऐड कर लेते हैं, तो ये पेस्ट बन जाती है, प्लास्टिक पेस्ट। तो जहां पे आप इसको अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना है, तो ये हार्ड ग्लास मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसको हम यूज करते हैं प्लास्टर वॉल्स बनाने के लिए, स्टैचूज, कॉइन्स, ये सारा कुछ बनाने के लिए। और सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसको सर्जरी में यूज किया जाता है, उन जगहों पे जहाँ पे आपकी बोन फ्रैक्चर या कोई दब आ गई हो, तो उसको जो है वो स्टिल रखने के लिए कुछ टाइम के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। डॉक्टर की जो है वो जिस तरह डॉक्टर कहे कि इतने दिन प्लास्टर लगा लेना चाहिए, तो उस तरह से फिर इसको लगा के रखते हैं। उसके बाद इसके जो वेरियस यूजेस हैं उस लिहाज से हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर हम सीमेंट प्लास्टर की बात करें तो बेटा इसके अंदर ग्लू या ऑयल्स को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट फॉर द सेक टू इनहैंस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट प्लास्टर, या फिर ये जो आपके पास प्लास्टर होता है कि उसके टाइम को हम बढ़ा देते हैं। हार्ड फिनिश प्लास्टर की बात की जाए तो इसमें ये बताता है कि इसके अंदर हम जो है वुड पल्प को मिक्स कर लेते हैं, और वुड पल्प को मिक्स करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बच्चों ये चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं बोर्ड फॉर्मेशन के लिए, प्लाई के लिए, वुड प्लाई के लिए, और इसको हम जो है वो बहुत सी जगह पे पार्टीशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में वही बात, इसके अंदर क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से,
और वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, वाई 2% gypsum is added to cement। उसने इसका बेटा आंसर बताया है कि 2% जिप्सम जो है वो सीमेंट में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसका सेटिंग टाइम जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो बच्चों इंशाल्लाह ताला कल आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2, और इंशाल्लाह हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।